दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडेक मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम संवाद इंडेक मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आपके सामने हमेशा लेकर आते रहते हैं और आज उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो देश की राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय, उस पर हम चर्चा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारी चर्चा राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर। आप सभी जानते हैं कि पिछले काफी दिन से लगातार इस बारे में चर्चाएं तमाम तरह की देश की राजनीति में थी कि राहुल गांधी सदस्यता बहाल होगी या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात उसमें भी यह आशंका लगातार कई लोग लगा रहे थे कि राहुल गांधी सदस्यता सोमवार को बहाल होगी या इसे थोड़ा सा किसी कारण से आगे खींचा जा सकता है। लेकिन तमाम आशंकाओं को निर्मूल साबित हुई आज, और जब सुबह लोकसभा सचिवालय की तरफ से पत्र जारी हुआ राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने का। लेकिन इस बीच में 2 दिन शनिवार और इतवार में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा इस संदर्भ में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ धनंजय कुमार जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और अपना भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नागरिक के नाम से वह चलाते हैं। उनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि अमर उजाला और हिंदुस्तान के संपादक भी रह चुके हैं और अनेक वर्षों का राजनीति का उनका बड़ा व्यापक अनुभव है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही हिमांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए गुजरात से, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनंजय जी से करता हूँ। धनंजय जी के उन्हें दूसरे प्रोग्राम में कहीं जाना है, तो धनंजय जी आपको क्या लगता है वर्तमान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में पूरा, अगर हम पूरे जो एपिसोड जिस तरह से चल रहा है राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर, पहले उनकी सदस्यता जो उन पर सजा हुई उसके द्वारा उसकी वजह से 2 साल सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई संसद की। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आता है और लगा उनकी सदस्यता बहाल वहां से होती, सजा पर रोक लग जाती है। उसके बाद 2 दिन का जो गैप रहा है, इसमें तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के द्वारा लगते रहे हैं। हालांकि यहाँ संसद सदस्यता उनकी बहाल हो गई और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के अंदर एक उत्साह का, एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता बड़ी इसमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इससे जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया को भी नई ऊर्जा मिली है, नया उत्साह उसके अंदर आया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या विपक्ष की राजनीति में एक उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी सदस्यता बहाल होने से? क्या लगता है आपको? आपके सवाल के जवाब में कहूं कि जिस तरीके का परसेप्शन बीजेपी गढ़ रही थी राहुल गांधी को लेकर के, इंडिया को लेकर के, या संसद में जिस तरह से विपक्ष का जो हाल दिख रहा था, मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा बदलाव आएगा। बदलाव इस तरह आएगा, बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर लगता है राहुल गांधी से। इसलिए राहुल गांधी से डर लगता है, इसलिए कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को घेरने की तमाम कोशिशें कई साल से की जा रही और वो कोशिशें तब ज्यादा उग्र दिखाई पड़ती है जब उनकी सदस्यता खत्म करने की कोशिश की गई, खत्म की गई तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से वापस बहाल हुई है सदस्यता। तो इस तरीके की राजनीति जो है, राहुल गांधी ने जो बोला है ठीक है, अगर किसी को आपत्ति है तो वो आपत्ति को दर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इतनी बड़ी आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम सजा दे दें, और वो भी तब जब किसी जनप्रतिनिधि हो, वो एक बड़े लोकसभा क्षेत्र का वो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। तो नागरिक अधिकारों की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण यही है। नेता तो ठीक है, आते जाते रहते हैं, नेता नेहरू कल थे, आज जो है मोदी जी हैं, कल कोई और आ जाएंगे, राहुल गांधी आ जाएंगे या कोई और आएगा कल। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है संविधान, और संविधान के साथ जुड़ जाता है नागरिक। जब देश तभी बचेगा, देश तभी रहेगा जब यहाँ के नागरिक हैं। और नागरिकों की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि संविधान ने ही ये व्यवस्था रखी है कि सबकी जवाबदेही नागरिकों के प्रति, वो चाहे संसद हो, वो चाहे सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, सबकी जवाबदेही पब्लिक के प्रति है, आम नागरिक के प्रति है। नागरिक की बेहतरी के लिए आपको हर हाल में सोचना है। अब ये अलग बात है कि हमारे देश के जो जनता है वो 75 साल के बाद भी, 75 साल की आजादी के बाद भी हम 75% लोगों को साक्षर नहीं कर पाए, उनको पढ़ा लिखा नहीं पाए। शिक्षा बहुत बड़ी समस्या है और इस 75 जो प्रतिशत जनता है उसमें भी साक्षर लोगों की संख्या शामिल है, जिसको पढ़ा लिखा करते हैं, जिसको समझ में आता है कि देश की आजादी का मतलब है, जिसको समझ में आता है संविधान ने हमारे लिए क्या प्रावधान कर रखे, संविधान ने हमें कितनी मजबूती दी है, वो समझ में आना बहुत कम लोगों को मुझे लगता है समझ में आता है। इसलिए वो 5 किलो अनाज लेकर के वो लाभार्थी महसूस करते हैं। किसान
को अगर आज बीजेपी सरकार या भारत सरकार अगर कुछ हजार रुपए साल के दे रही है तो बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। वो उनको ये नहीं पता लग रहा है कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है ये कि देश की जो संपत्ति है उन पर उनका भी हक है। देश की सरकारों को उनके प्रति सोचना होगा। और याद कीजिए जमींदारी प्रथा कि जो अभी पीढ़ियां आई है उनको नहीं पता है कि जमींदारी प्रथा जब देश में थी, जब देश गुलाम था, तो देश के नागरिकों का, उनके पूर्वजों का क्या हाल था। तो मिट्टी के घर भी बड़ी मुश्किल से बना पाते थे क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। जमींदारों की जमीन हुआ करती थी, वो पानी नहीं भर सकते थे, वो अपने मन का जीवन नहीं जी सकते थे, अपनी बात नहीं कह सकते थे। ये सारे अधिकार कैसे मिले? सारे अधिकार मिले संविधान के द्वारा। और संविधान की उस लाइन को, व्यक्ति की गरिमा या कहिए समता, समानता, न्याय, इसकी जो बात की गई है संविधान में, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लाइन कह करके राहुल गांधी के प्रसंग में नागरिकों के अधिकार की बात करके संविधान के उस मर्म को छुआ है जो नागरिक की बात करते हैं। और अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आने से विपक्ष में, जो विपक्ष थोड़ा सा मायूस था क्योंकि उसके पास वैसा कोई वक्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था फिलहाल। कि कांग्रेस पार्टी में ठीक है कई सारे नेता हैं, लेकिन खड़गे साहब भी नेता हैं, लेकिन जो जोश राहुल गांधी युवा है और जो भरते हैं युवा नेता के तौर पे, कोई दूसरा व्यक्ति उनके सामने नहीं है कांग्रेस की पार्टी के सामने। और नेता हैं तो राहुल गांधी की जो छवि है राष्ट्रीय स्तर पे जो बनाई है उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उन्होंने छवि बनाई है, उस छवि का उस तरीके का चेहरा दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। कहने को ये कहे विपक्ष की हमेशा कहता है कि राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है, वो परिवारवादी हैं, फलां हैं, जो बोलते रहते हैं, वो बोलने का उनका काम। लेकिन क्या बीजेपी भी ये सोच सकती है कि मोदी जी की जगह शिवराज सिंह के नाम पे चुनाव लड़े 2024 का, या किसी और नए नेता के नाम पे, अनुराग ठाकुर के नाम पे चुनाव लड़ ले? क्या ये बीजेपी कोशिश करेगी? या योगी के नाम पे चुनाव लड़े 2024 का, ये कोशिश करेगी बीजेपी? मोदी ही क्यों चाहिए? मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे यार, 75 साल के करीब होने को आ गए। उन्होंने ये नियम बनाया था कि 75 साल से या उससे आगे का आदमी प्रधानमंत्री पद पे नहीं होगा या महत्वपूर्ण पद पे नहीं होगा, पार्टी में भी नहीं होगा और मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। क्या बीजेपी की ये हिम्मत है कि वो मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज करके अनुराग ठाकुर को, पीयूष गोयल को, ये योगी को या किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए उभारे? दूसरे पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, खुद के गिरबान में झांकने की जरूरत है कि बीजेपी किस तरह से सोच रही है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी के आने से, और ये मजबूरी हो गई थी बीजेपी की कि अब जनता भी खिलाफ खड़ी हो गई और ये लगा था कि जो गुजरात से जो न्याय आ रहा है, हिमांशु भाई हालांकि इस पर बेहतर बोलेंगे, गुजरात से जो न्याय आ रहा है वो न्याय की परिभाषा में थोड़ा कमजोर है। जी 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 बिल्कुल ठीक है आपने कि जिस तरह तमाम बातें आपने कही हैं। मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ कि पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की जो मेंबरशिप दोबारा से रिस्टेन हुई है और उसके पश्चात जो विपक्षी दलों का में खुशी देखी जा रही है और लगातार विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि नॉन कॉम्पिटेंस मोशन पे जो पार्लियामेंट में बहस होगी उसमें राहुल गांधी जी अब सवालों की जो बौछार करेंगे, उससे सरकार कहीं ना असहज हो सकती है। तो ये इस तरह की बातें जो कही जा रही हैं उससे पक्ष का जो उत्साह बहुत प्रदर्शित होता है या सरकार की जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है? इससे क्या लगता है आपको पुष्पेंद्र शर्मा जी? प्रशांत जी, आपके दर्शकों को नमस्कार आपको, और शुक्रिया कि आज आपने भाई धनंजय जी से और हिमांशु जी से मुझे मिलवाया। हरिशंकर जोशी जी को मैं सादा नमन करता हूँ कि आज वो यहाँ उपस्थित हैं। पड़ोस में भी होते हुए दूरियां बना लेते हैं तो मिलते नहीं है बहुत बहुत दिन तक जोशी जी। देखिए, राहुल जी का जो आपने प्रश्न पूछा, पहली बात तो ये कि आज जब सुबह ये हुआ तो बहुत इसको लेके कयास लगाए जा रहे थे और मेरे ख्याल से मजबूरी थी और कोई रास्ता नहीं था तो ये बहाल तो होना ही था। और मज़े की बात यह है कि कांग्रेस, जिसे हम बड़ा निष्क्रिय या मीडिया में थोड़ा स्लो मानते हैं, वो अब ऐसे रह नहीं गए। वहाँ पे जश्न की पूरी तैयारी थी, लोक नृतक आ चुके थे, ढोल नगाड़े आ चुके थे, आतिशबाजी की तैयारी थी, यानी कि सबको मालूम था कि होने जा रहा है और वो तैयार थे। अब बात आती है कि अंतर क्या आता है राहुल के आने से। जैसे अभी धनंजय जी ने कहा कि क्या भाई शिवराज सिंह के नाम पर चुनाव लड़ेंगे क्या? खरगे ने मोर्चा संभाला और गौरव गोगोई ने सवाल डाला हुआ है। माना यह जा रहा है कि वो एक प्रावधान है जिसमें अगर सवाल दूसरे सांसद ने डाला है और वो दूसरे को ये अधिकार दे देता है, डेलीगेट कर सकता है, तो वो बहस की शुरुआत कर सकते हैं।
अगर बहस की शुरुआत गौरव गोगोई भी कर सकते थे, बहस की शुरुआत अधीर रंजन चौधरी भी कर सकते थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने हिसाब से जैसा उन्होंने मोर्चा संभालना था संभाला। लेकिन राहुल मेक्स ए डिफरेंस, राहुल मेक्स ए डिफरेंस, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल ने जो अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है उनका भारत जोड़ो यात्रा से लेके अब तक, और जो मीडिया के लिए भी, विपक्षियों के लिए भी, दूसरे फिर जो नए अलायंस बनाए इंडिया उसके लिए भी राहुल का होना और ना होना फर्क डालता है, खासतौर पर संसद में। और कोई लोग कहें तो उसकी जो आलोचना होगी या जो उसका कम्युनिकेशन होगा या जो जिस तरह से उसको मीडिया कवर करेगा उसमें बहुत अंतर होगा, और जब राहुल बोलेंगे तो उसमें बहुत अंतर होगा। और मुझे लगता है कि शायद 136 दिन मोटे तौर पे कहें तो 5 महीने बाद वो संसद में गए हैं, आज पहुंच गए हैं वहाँ पर। उसी के साथ साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी थी, उन्होंने चीन से फंडिंग वाला मामला उठा दिया है, और उसमें शायद एक चैनल है हमारा न्यूज़ लिंक, उसका भी कुछ सवाल है, हालांकि मैं अभी पूरा उस पर जा नहीं पाया क्योंकि आपके चैनल पे आना था। तो यानी कि मोर्चाबंदी दोनों तरफ से है, तो ऐसे मोर्चाबंदी में फिर कैप्टन को होना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और कैप्टन राहुल ही हैं। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पर लोकप्रियता में, दूसरी चीज़ों में देखेंगे या मतलब केंद्र बिंदु जो है ना, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी राहुल है। तो ये राहुल का होना और ना होना एक बड़ा अंतर डालता है। और चाहे ये कुछ भी कहते रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, कुछ भी कहते रहे कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होता है अंतर, लेकिन ये सब जानते हैं कि अंतर होता है। जो भी रणनीति बनाते हैं, जो सवालों का खाका खींचते हैं, और जो बार बार परिवारवाद का निशाना बनाते हैं, कल भी तो प्रधानमंत्री ने वंशवाद की बात की है, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका निशाना राहुल गांधी रहता है, और ये इसीलिए एक अंतर डालता है संसद में राहुल के होने और ना होने का, ये एक अंतर डालेगा। और कल हम देखेंगे भी कि किस तरह से राहुल क्या इसकी शुरुआत करते हैं, या वो गौरव गोगोई को ही मौका देते हैं कि वो बात शुरू करें। लेकिन उनकी मौजूदगी भी अंतर डालती है। देखिए मान लिया हम ही हो किसी टीम में, कैप्टन है और मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ, या आप मौजूद नहीं हैं, या सपोज कीजिए हिमांशु भाई मौजूद नहीं है, तो टीम के मनोबल का एक अंतर अलग होता है। और ये नहीं होता कि कोई थ्योरी पे चल रहा हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी थ्योरी नहीं होती कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दी जाए, मौके पे बहुत सारे डिसीजन होते हैं, मौके पे कई सारे पहलू आते हैं, उसके अनुसार आपको निर्णय लेना होता है या बोलना होता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि राहुल का वहां रहना बहुत जरूरी था, और इससे एक भारी अंतर पड़ेगा। जी जी जी, आपने कहा कि राहुल गांधी के होने से काफी कुछ फर्क दिखाई देगा। और मैं हिमांशु जी के पास होते, हिमांशु जी आप गुजरात से आते हैं, गुजरात में सूरत कोर्ट से ही उन्हें सजा मिलती राहुल गांधी को, जिसके बाद में सदस्यता रद्द हो गई थी, और अब सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णय के पश्चात दोबारा से बहाल हुई है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में गुजरात की राजनीति में और देश की राजनीति में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? राहुल गांधी की बात की जाती है, राजनीतिक कद बढ़ रहा है, लोकप्रियता बढ़ रही है, जो राहुल गांधी समर्थक है, उनको फॉलो करने वाले, उनका ऐसा कहना है। अब क्या लगता है इस पूरे एपिसोड के दृष्टिगत, कुछ ऐसा कुछ लगता है आपको राहुल गांधी की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है राजनीतिक रूप से? हिमांशु जी देखिए, बीजेपी की अगर टेंशन बढ़ रही नहीं होती तो मुझे लगता है राहुल गांधी के ऊपर ये जो मुकदमा वगैरह जो हुआ नहीं हुआ होता। क्लियरली भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो राहुल गांधी की इमेज बनाई गई थी, वो कहीं ध्वस्त करने में राहुल गांधी और उनकी टीम सफल रही है। ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, मतलब ये कोई भी मानेगा कि उसको एक सीरियस लीडर के तौर पे अभी लिया जा रहा है। हालांकि गुजरात में फिर भी उनका मतलब इतना जिसको बोले एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि देखिए गुजरात में क्या होता है, गुजरात में अगर आप देखें कि 6 करोड़ मतदाता था, उसमें से 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ उनके जो कार्यकर्ता है, तो वही ज्यादातर छाए रहते हैं, वही व्हाट्सएप पे सब कुछ फैलाते रहते हैं। तो इस दिशा में वो जो उसकी इमेज को जिस तरीके से बिल्ड होना चाहिए वो अभी गुजरात में नहीं हो पा रहा, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज की तारीख में अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, आर्किटेक्ट्स, ये राहुल गांधी को मतलब गुजरात के परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें वो लोग उसको एक सीरियस लीडर के तौर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए जो कैंपेन चलाया गया है पूरे गांधी परिवार को, मतलब जिस तरीके से उसको उसकी छवि को जो मलिन करने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार बिल्कुल है। क्योंकि लोगों को वही दिखता है कि 70 ईयर्स में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इन्हीं चीजों पे सब बात आके खड़ी रह जाती है। और आखिर में अगर आप कुछ बात करें कहीं इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ भी, तो वो कहते हैं ऑप्शन क्या है,
तो ये चीजें हैं भारत में। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, मुद्दे उठाए सांसद में, और अब जाके जो I.N.D.I.A. जो गठबंधन हुआ है, जो प्रश्न उठाता है बेरोजगारी और महंगाई को लेके, इसमें राहुल गांधी मुझे लगता है बड़ा कैटालिस्ट का रोल प्ले कर पाएंगे, क्योंकि उन मुद्दों से वो ज्यादा परिचित है। उन्होंने भारत भ्रमण किया है, आने वाले दिनों में उनकी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने वाली है, तो उसके जरिए भी बहुत सारी बातें आएंगी। और ये जो लड़ाई है बेसिकली 2024 की, बेरोजगारी महंगाई बनाम धर्म की राजनीति या विकास और प्रगति की राजनीति जो बात आ रही है, उसमें पब्लिक किसके तरफ झुकती है ये देखना पड़ेगा आपको। तो तब जाके मतलब एक कयास लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी को सही में सीरियस लीडर के तौर पे लिया गया है, उनकी बातें मतलब उस तरीके से परकोलेट हुई है समाज में, क्या वोट्स में वो कन्वर्ट हुआ है। क्योंकि देखिए आज मामला क्या हो गया है, आप पूरी की पूरी जो बात आ जाती है वो एक प्रसिद्धि के तौर पे सोशल मीडिया के जरिए एक ऑप्टिक्स बिल्डिंग की या इमेज बिल्डिंग की, यही बात आती है। तो ये तो हर नेता आज करते हैं। हमने देखा पिछले दिनों में लालू प्रसाद यादव भी मतलब चुस्त हो गए तो बैडमिंटन खेल रहे थे, तो वो भी अपना एक ऑप्टिक्स बिल्टअप कर रहे थे। छोटा सा छोटा कुछ काम होता है तो भी आजकल हमने देखा आदित्य राज ठाकरे भी कुछ ऐसे ब्लॉगर्स के साथ, खाने पीने वाले ब्लॉगर्स के साथ जाते ऑप्टिक्स बिल्ड करते। तो आजकल हर कोई नेता अपने ऑप्टिक्स तो बिल्टअप कर रहा है, लेकिन वो क्या वोट में ट्रांसलेट होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज, और ये देखना पड़ेगा। और जैसे मैं कहता हूं कि इस बार भारत में 2024 के जो चुनाव होंगे लोकसभा के, 100 करोड़ मतदाता, उसमें से करीबन 20 करोड़ कार्यकर्ता बीजेपी के ही, मतलब उनके कमिटेड कार्यकर्ता। तो उसके सामने ये जो गठबंधन जो खड़ा हुआ है, वो क्या 30 करोड़ कार्यकर्ता मैदान में उतार पाएगा, उनके कमिटेड वोटर्स, और वो कुछ वोट्स लेके आएंगे, तब जाके मुझे लगता है ये टक्कर कांटे की होगी। वरना ये ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज महर ये ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज ही रहेगी कि वो एक लोकप्रिय नेता है या इस तरीके से। सबसे बड़ी चीज जो होगी वो चुनाव में वोट्स में कैसे ट्रांसलेट होता है, क्योंकि आज रुख जो है, अगर आप देखने जाए जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बिल्टअप हुआ है राहुल गांधी के लिए, खास करके कोर्ट के केस के बाद, तो वो सेंटिमेंट के ऊपर कितना एनकैश कर पाते हैं, ये मुझे लगता है हमको देखना पड़ेगा। और इसके लिए हमको जो चुनाव के नतीजे आएंगे उस पर हम उसके बाद हम कह पाएंगे कि राहुल की लोकप्रियता बढ़ी, उनको लीडर के तौर पे एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया, या क्या हुआ, कैसे हुआ, जो भी कुछ हुआ तो क्यों हुआ। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो लोकप्रियता का जो ग्राफ बढ़ा है राहुल गांधी का, लेकिन बात याद है इलेक्शन के जब रिजल्ट आएंगे आने वाले समय में, उसके बाद पता चला लोकप्रियता लोगों ने कितनी वोटों में उसकी तब्दील करती है। मैं हरी जी की बात करूँ, हरी जी आपको क्या लगता है पूरे परिदृश्य की बात करें राजनीतिक तौर पर, तो राहुल गांधी को लेकर इसमें तमाम तरह की चर्चाएं लगातार हो रही हैं, और जब से हम बल्कि 1.5 साल की हम बात करें इसमें भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू की, उसके बाद से वह लगातार चर्चाओं के केंद्र बने हुए हैं, और इस कोर्ट केस ने तो उन्हें तमाम तरह की उनके बारे में लगातार चर्चाएं राजनीतिक हलकों में लगातार जारी हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य और कोर्ट केस से राहुल गांधी की राजनीति को आप किस दिशा में जाता देखते हैं, और विपक्ष की राजनीति में इसका कितना फर्क देखते हैं? हरी जोशी। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी लगातार चर्चा में बने हुए हैं और उन पर लगातार फोकस हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी मेरा मानना ये चाहती है कि मुकाबले में खड़गे की जगह राहुल होंगे तो उनके लिए ज्यादा आसानी होगी। और मुझे इस बात में भी संदेह है कि 24 के चुनावों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, मुझे इसमें संदेह है। देखिए, ऐसा है कि सोनिया गांधी जब प्रधानमंत्री बिल्कुल बन चुकी थी, बस उतना ही फासला था जितना चाय का कप आपके पास है और उसे हाथ से उठाकर आपको मुंह तक ले जाना है, तभी राहुल गांधी की जीत के आगे सोनिया गांधी को समझ में आया था और सोनिया गांधी ने वो प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया था। उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका थी। ये अभी कुछ पुस्तकें आई हैं और कुछ आए हैं, उसमें ये बातें सामने आई हैं। तो मुझे जो लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वयं को घोषित नहीं होने देंगे और वो उससे अलग हो जाएंगे। अगर राहुल ने ये समझदारी की तो रिजल्ट कुछ बेटर हो सकते हैं और आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस की राजनीति और उज्जवल हो सकती है।
24 बड़ा उलझा हुआ चुनाव है और अभी कहना बड़ा जल्दबाजी होगी। कोई ज्योतिषी बता सकता है, पुष्पेंद्र जी भी वैसे ज्योतिष जानते हैं, शायद बता दें मेरे बाद, तो संभव है ये, लेकिन बताना बड़ा मुश्किल है, आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि 24 के चुनावों में क्या होगा। हाँ, लेकिन ये सही है कि राहुल गांधी हमेशा एक भूमिका में रहेंगे। अगर अनुभवी और दलित नेता खड़गे, जो दक्षिण भारत से आते हैं और बड़ा चेहरा है, कांग्रेस का अध्यक्ष है इसलिए और बड़ा चेहरा है, तो उनको क्या उनको जो मिलेगी, ताकत मिलेगी, वो भी राहुल गांधी की तरफ से ही लगातार मिलेगी। और वो अगर आते हैं तो ये आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। राहुल गांधी भले ही केंद्र में रहे, भले ही मतलब कांग्रेस के और गठबंधन के, इंडिया के केंद्र में रहे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो, घोषित चेहरा हो या अघोषित भी हो तो भी वो उसमें बड़े महारथी हैं, वो कुछ अपना कर सकते हैं। अभी क्यों थोड़ा सा मुश्किल लगता है, देखिए ऐसा है, हालांकि आप 2014, 2019 के चुनावों को देखें तो 2014 में जो जादू चला था और जो चीजें थी, 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, विदेशों से काला धन आएगा, भारत खुशहाल होगा, रोजगार होंगे, तो ये सारी चीजें 2019 तक आते आते इसकी कलई तो खुल गई थी। लेकिन मोदी साहब और संघ की चतुर टीम ने और उनके जो 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जैसा अभी भाई बता रहे थे, पन्ना प्रमुख तक उनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो उनको अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने में सक्षम है और प्रभावशाली भी हैं। तो उनकी एक फौज थी। तो 2019 में फिर भी उनका जादू नहीं चला। फिर भी पुलवामा की घटना के बाद अगर देखें तो राष्ट्रवाद का जो मुलम्मा, जो चाशनी उन्होंने बनाई राष्ट्रवाद की, उसमें मोदी साहब फिर से आ गए, सीटें कुछ घटी। अब उसके बाद में बहुत सारे अंतर आए हैं। राज्यसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें भी मतलब तो अगर पंचायत का चुनाव होगा तो भी आप समझिए मौका मिल जाए तो मोदी साहब चुनाव खेलने में वहां भी अपना कहेंगे कि ये, उन्हें इसमें कोई गुरेज नहीं है, वो 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। अब अगर हम ये देखें कि 24 का चुनाव आते आते क्या परिदृश्य होगा, तो उसमें बीच का जो घटनाक्रम है, जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और महाराष्ट्र के बाद वो सबसे ज्यादा उनको चिंता मध्य प्रदेश की रहती है। संघ का जो फोकस है वो मध्य प्रदेश पर बहुत ज्यादा रहता है। और मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी और फिर किस तरह से उन्होंने उस सरकार को तोड़ फोड़ करके धन बल से या जो भी उनका था प्रलोभन देकर या साहब ईडी साहब को दिखाकर या बाकी और चीजों को दिखाकर उन्होंने शाम दाम दंड भेद से मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़कर फिर से मामा जी को मध्य प्रदेश के पदासीन कर दिया। और इसी तरह महाराष्ट्र में आपने देखा स्थितियां क्या हुई। तो महाराष्ट्र में भी वही स्थिति थी। महाराष्ट्र में उन्होंने किस तरह से अपना दल बदल कराया और जिनको वो एक दिन पहले तक महा भ्रष्टाचारी बताते थे उनको भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। तो एक बात तो जनता के सामने आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता प्राप्ति के लिए किसी का भी सहारा लेना पड़े, उनके लिए कोई अछूत नहीं है और कोई काम बुरा नहीं है। हर काम उनके लिए सत्ता प्राप्ति का साधन जो बनता है उसमें करने में उन्हें कोई शर्म नहीं है। वो भले ही उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े और वो करेंगे। ये आपने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा। लेकिन इसका असर जो पड़ता है वो आमजन पर पड़ता है। आमजन यानी वो वोट जो फ्लोटिंग वोट है, जिसके पास ना भारतीय जनता पार्टी प्रभावित करती है उसे, ना कांग्रेस प्रभावित करती है, वो मुद्दों के आधार पर या अपनी मनः स्थिति के आधार पर इधर से उधर जाता है।
ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कमिटेड वोट है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वोट है, जो कहता है कि मोदी नहीं तो कौन, और वो उसको तो आप ये मान लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाना ही है। अब कांग्रेस या विपक्ष का भी जो वोट है वो भी उनके पास है, लेकिन डिसाइडिंग जो वोट है वो फ्लोटिंग वोट है। ये फ्लोटिंग वोट पर ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बेरोजगारी, महंगाई, ये कितना असर डालती हैं और कितना फोर्सफुली विपक्ष और उनका गठबंधन इंडिया उसको चुनावों में भुना पाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो राहुल गांधी कोई उसमें बहुत बड़ा चमत्कार वो अकेले तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक टीम वर्क अगर बना तो निश्चित तौर पर एक कड़ी चुनौती पेश करेंगे मोदी जी के सामने। और मोदी जी के अगर कुछ कम भी रह गए तो उनके भक्त कहते हुए अभी भी मिल जाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, 10, 20, 50 की तो कोई बात ही नहीं है, कम रह जाए तो। जी जी, इस तरह की कल्चर पिछले कुछ सालों से रही है, उसमें आपका जो कहना है वो कहीं ना कहीं लोग का जुबान पे चढ़ा हुआ है कि मोदी है तो सब मुमकिन है, और कुछ सीटों की कमी रहती है तो उसे पूरा कर लेंगे। लेकिन सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ आ गए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। शायद इस समय कहीं घूमने निकले हुए हैं सुनील जी, के साथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी की मेंबरशिप जो बहाल हुई है और उसके पश्चात बीजेपी के में लगातार ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर प्रेशर में है, तो ऐसी क्या बात है कि सत्ताधारी पार्टी जिसके पास पूरा बहुमत है और बड़ा बहुमत है और जिनके नेता सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, वो राहुल गांधी को लेकर क्यों दबाव महसूस कर रही है? क्या कारण है इसके पीछे? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आ रही होगी। हाँ जी, आ रही है। हाँ, देखिए राहुल गांधी का आज के राजनीतिक परिदृश्य में महत्व केवल यह है कि सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल अगर बना है तो उसमें राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी ने सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रखा है। अपनी पदयात्रा के माध्यम से जो सरकार की विफलताएं हैं वो लोगों के बीच ले गए हैं और सरकार की एकदम लगातार वो आलोचना करते रहे हैं। एक अकेला नेता रहा है जिन्होंने अपने मुद्दों को, अपने विषयों को सरकार के खिलाफ उनके आलोचना की धार को कभी कमजोर नहीं किया, अपने मुद्दों को भी नहीं छोड़ा। तो अगर आज इस सरकार के खिलाफ कोई माहौल देश में है तो वह राहुल गांधी की उसमें एक बड़ी भूमिका है, कांग्रेस की बड़ी भूमिका, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने लोगों के बीच पहुंच करके एक संवाद कायम किया और सरकार की असफलताओं को उन तक पहुंचाया, इस लिहाज से राहुल गांधी की बड़ी भूमिका है। राहुल गांधी सरकार के जितने भी तौर तरीके थे, माने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार के आरोप, अगंभीर नेता होने का आरोप, रिलंक्टेंट पॉलिटिशियन होने का आरोप, जो जितने तरह के आरोप लगाए गए उनके बावजूद भी उन्होंने कभी अपने आप को बैकफुट पर नहीं रखा। तो इस लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो विपक्ष का एक बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। हालांकि ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए न तो अकेले कांग्रेस में इतना सक्षम है और न ही राहुल गांधी बड़ा चेहरा, माने अकेले चेहरा बन सकते हैं। बड़ा चेहरा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अन्य दलों की आवश्यकता पड़ेगी। जो राहुल गांधी को लेकर के सत्तारूढ़ दल ने बेचैनी है उसकी एकमात्र वजह यह है कि मैं समझता हूं वह है कि कांग्रेस और राहुल गांधी इस सरकार के ऊपर लगातार हमलावर हैं और लोगों के बीच में पहुंच करके उन्होंने अपनी लोकप्रियता भी हासिल की है। जिस तरीके से सरकार उनको अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रही थी, लोगों के बीच में खारिज करने का प्रयास कर रही थी, एक छवि खराब करने का प्रयास कर रही थी, वो सभी तौर तरीके विफल हो गए। तो अब ये बेचैनी है कि अगर राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ती चली गई, लोकप्रियता बढ़ती चली गई, जन स्वीकृति उनकी बढ़ गई, तो वो सत्तारूढ़ दल के लिए एक बेचैनी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है, और चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मुद्दों को आगे रखा। अब जो ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनके लोकसभा में बहाली हुई, इसने भी एक राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर दिया। और ये मुद्दा यह है कि जो कुलार का भाषण था, उस भाषण में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार की जो लीपापोती थी उस मुद्दे को उठाया, भ्रष्ट लोगों को संरक्षण देने और उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने का मुद्दा उठाया।
उस पूरे के पूरे मुद्दे को, कोलार के घटना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके सरकार ने एकदम किनारे करने की कोशिश की कि उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा न हो, बल्कि इस मुद्दे पर चर्चा होने लगे कि आखिर राहुल गांधी ने लोगों का अपमान कर दिया। फिर उसी मुद्दे के आधार पर उन्होंने कहा कि मोदी सरनाम लेकर के राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया, एक जाति विशेष पे हमला किया। यानी कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो गौड़ हो गया, और ये जो अलग तरह के मुद्दे थे उनको आगे लाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। क्योंकि इसमें वादी भारतीय जनता पार्टी, मुकदमे को लेकर के सरकार की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सजा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उत्साहवर्धक एक जो प्रतिक्रियाएं आई, गोया कि पूरे के पूरे मुद्दे को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा करने के लिए का प्रयास किया बीजेपी ने। और जो भ्रष्टाचार का वास्तविक मुद्दा था जिस पर राहुल गांधी हमला कर रहे थे, उस मुद्दे को गौड़ कर दिया गया, उसको पीछे कर दिया गया। उस पूरे के पूरे मुहिम को जो सत्तारूढ़ दल का था, उसको सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश के बाद खारिज हो गया। अब यह भ्रष्टाचार का ही मुद्दा सामने आ गया। राहुल गांधी के खिलाफ जो एक सरकार के द्वारा या सत्तारूढ़ दल के द्वारा मुहिम चलाई जा रही थी वो खारिज हो गया, और जो विश्वसनीयता कम करने का प्रयास किया जा रहा था वो पूरा का पूरा अभियान उसके हवा निकल गई। तो गोया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लगातार जितने भी तरह के अभियान थे और जिस तरह का वो एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, उन सभी माहौल पे पलीता लग गया है। अब लोकसभा में इनकी उपस्थिति से जो इंडिया दल समूह है वो, और कांग्रेस विशेष रूप से, उनके लोगों को का उत्साह बढ़ेगा। उनको लगेगा कि उनका नेता उनके बीच में है, और जो सरकार के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है वह उसको धार मिलेगी। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो सक्रिय थे, वह मुद्दे फिर से बहाल होंगे, उनकी आक्रामकता बढ़ेगी, लोगों के बीच में रीच बढ़ेगी। आज की स्थिति क्या है कि राहुल गांधी जो कुछ भी कहते हैं वो सुना जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने हिसाब से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वह एक संसद में आने के बाद यह जो माहौल है यह और मजबूत होता जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यह है कि एक ऐसा व्यक्ति फिर से सदन में वापस आ गया जिसको उन्होंने बाहर रखने के लिए तमाम प्रयास किए, और न्यायालय के माध्यम से कोशिश की कि उनको सदन से बाहर रखा जाए, जिससे सदन में जो एक सरकार के खिलाफ एक आक्रामक रवैया होता है उसमें कमी आ गई, लेकिन वो भी खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की उपस्थिति से सत्तारूढ़ दल की बेचैनी है कि एक ऐसा नेता जो लगातार सरकार पे हमलावर है, मुद्दों के साथ हमलावर है, लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, जन स्वीकृति उन्होंने दोबारा हासिल की है, और यह स्थिति अगर बनती चली गई तो और मुद्दे फिर से दोबारा हावी होते चले गए तो सरकार के लिए यह बेचैनी का एक बड़ा कारण है। और इसी वजह इन्हीं चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, और पूरी कोशिश की गई कि इनके सदस्यता बहाल न होने पाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आगे तो किसी का बस चलता नहीं है। अब सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने और राहुल गांधी के लोकसभा में प्रवेश ने, यह एक बड़ा राजनीतिक भारतीय राजनीति के लिए एक मोड़ है वो, और मुझे लगता है कि यह 2024 के चुनाव और इसी साल होने वाले अन्य विधानसभाओं के चुनाव में इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी बिल्कुल टिक्का, आपने कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के जो उत्साह देखा जा रहा है वह दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं में इस निर्णय के पश्चात काफी एक उनके अंदर एक उत्साह का संचार हो गया है। और हिमांशु जी के पास आते हैं। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर पूरा जो घटनाक्रम है ये कांग्रेस की जो राजनीति है, जो भविष्य, जैसे सुनील जी ने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो इस साल के अंत में होने, उसमें कहीं ना कहीं परिलक्षित हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में कुछ बेहतर स्थितियां। अब क्या लगता है कि कांग्रेस इस विषय को भुनाने की स्थिति में संगठन उनका दिखाई देता है? आपको क्या लगता है? आपको नहीं, वही मैंने कहा ना पहले, जो सुनील जी ने जो बात रखी वो एकदम उस परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को सदन के बाहर रखने की कोशिश की गई, हालांकि न्यायपालिका ने फिर में बीच में जिस तरीके से मध्यस्थी की और कहा कि नहीं ये गलत है, तो सुनील जी ने जो बात कही वो एकदम परिप्रेक्ष्य में परफेक्ट है। लेकिन जो मैंने उससे पहले जो बात कही वो वही है कि आज एक लोकप्रियता का ग्राफ बिल्कुल है उनका। अब वो मुद्दे उठाएंगे क्योंकि गठबंधन का जो मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी है। हालांकि हर कोई ये पूछता था कि इनकी विचारधारा क्या है, इनके मुद्दे क्या है, लेकिन आज ये स्पष्ट है कि इनके मुद्दे जो है वो महंगाई और बेरोजगारी है। तो इसके ऊपर कितना आक्रामक होगा ये गठबंधन, उसमें राहुल गांधी का रोल क्या रहेगा, और उसके चलते ये कितना वोट्स में ट्रांसलेट होने वाला है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, ये हमको देखना पड़ेगा। इससे पहले हमको दो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाली है दोनों पक्ष से वो देखनी पड़ेगी। एक होगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2, जिसका फेज शुरू होने वाला है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से लेके अभी वेस्ट तक, पोरबंदर तक की जो बात आ रही है, उसमें अब कैसे करेंगे पता नहीं, क्योंकि मणिपुर के जो हालात है उसके चलते।
और इसके साथ ही राम मंदिर का जो मुद्दा है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी कितनी एग्रेसिव जाती है देखना पड़ेगा। तो ये कुछ बिंदु है जिसके ऊपर मुझे लगता है पूरी की पूरी जो राजनीति है उसका मदार है, और आने वाले दिनों में हम देखते हैं, क्योंकि भाई साहब ने भी कहा कि 2019 के आते आते जो वादे किए गए थे वो वादों पे आप खरे नहीं उतरे, और ये आपकी दूसरी टर्म आ गई। और मेरा ये भी मानना है कि तीसरी टर्म के बाद शायद नरेंद्र मोदी ना हो, क्योंकि जो उनका जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जिसमें 75 साल के बाद आपको मतलब नहीं रहना है राजनीति में सक्रिय, तो उसके चलते भी ये हो सकता है। तो ये शायद एक ऐसी आखिरी लड़ाई हो, और ये आखिरी लड़ाई वो शायद हारना भी ना चाहे, और सामने इतनी चुनौतियां है कि नॉर्थ में आपके पास कोई इतना समर्थन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में कोई समर्थन नहीं है, साउथ में कोई समर्थन नहीं है, वेस्ट में सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ा बहुत आप जो पकड़ जमा के बैठे हो। तो इसके चलते आप ये मतलब बाजी कैसे जीतोगे आप, ये जो आपकी आखिरी इनिंग है जिसको बोले ना 5 ओवर जो होते हैं आखिरी, उसमें आप कितने मतलब धुआंधार बैटिंग करेंगे ये देखना पड़ेगा। तो ये सब परिप्रेक्ष्य में है, लेकिन बिल्कुल राहुल गांधी के आने से गठबंधन में और संसद में एक तरीके से एक नया ऑक्सीजन का संचार हुआ है, क्योंकि वो एक ऐसे नेता थे, वो और महुआ मोइत्रा, जो हर एक मुद्दों पे टेक्निकली बात करते थे, और सत्तारूढ़ पक्ष के जो लोग हैं वो इस मुद्दों को दूर करने की कोशिश करते थे, हंसी मजाक बनाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी जो गंभीरता है मुद्दों को पकड़ने की, वो कहीं पब्लिक में भी बैठ रही है, उनके वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन ये वोट्स में कितना ट्रांसलेट होता है यही देखना पड़ेगा। जी जी, बड़ा विषय यही है कि वोट में कितना ट्रांसलेट होता है। मैं हरी जी के पास आता हूँ। हरी जी, आपको क्या महसूस होता है कि जिस तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी तमाम तरह की बात करती है, वह कहते हैं कि नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, कोई गंभीर राजनेता नहीं है, और तरह तरह की उनके बारे में बातें बीजेपी नेताओं के द्वारा कही जाती है। उसके पश्चात भी राहुल गांधी की संसद में उपस्थिति को लेकर जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी घबराती है राहुल गांधी संसद में, वह उनके सवालों से घबराती है। आखिर ऐसे क्या कारण है कि बीजेपी अनकंफर्टेबल राहुल गांधी की उपस्थिति से संसद में है, और साथ ही पक्ष के नेता के तौर पर भी उनके सवालों से वह कहीं ना कहीं अपने को अलग करती महसूस या पीछे हटती दिखाई देती? क्या लगता है आपको? देखिए, एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये एक बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी से खतरा हो सकता है तो वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर उसी का वजूद है। बाकी जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो उसके लिए उतनी खतरनाक नहीं हो सकती, बल्कि अगर वो अपने अपने क्षेत्रों में खड़ी हो जाएं तो वो उनके लिए मददगार साबित होती है। क्योंकि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उनका जो वोट है वो कांग्रेस से छिटक कर ही उनके पास आया है। अब जैसे दलित वोट जो मायावती जी के पास है वो कभी कालांतर में कांग्रेस का वोट हुआ करता था, तो काशीराम जी ने बड़ी मेहनत करके उस वोट का एक अपने पास लेकर आए और वो वोट कांग्रेस से छिटक गया। अब बसपा को चाहे 1 सीट मिले या वो 25 सीटों पर हारे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि उसने कांग्रेस को कितनी सीटों पर हरवा दिया। तो ये क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मददगार थी। अब इंडिया गठबंधन में एक बात ये बीजेपी को बड़ी साल रही है कि अगर ये गठबंधन बना रहा 24 के चुनाव तक और इसमें जो 1-2 लोग नहीं हैं वो भी इसमें आकर मिल गए, तो जैसे मायावती जी हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में उनके पास जो सबसे मजबूत स्टेट आज की तारीख में है वो उत्तर प्रदेश है, जहां से करीब 80 सीटें हैं, और उसमें जो मेजर सीटें वो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीती थी। हालांकि 2014 पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मैं रहता हूं, कुछ जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, इनमें 9 सीटें 14 और 19 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की घटी थी। ये घटी इसलिए थी कि 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिले मुजफ्फरनगर में भयानक दंगा हुआ था, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, और उस दंगे का लाभ 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला था और विपक्ष खाता खोलने को भी वहां पर तरस गया था।
तो बहुत स्थिति थी। लेकिन 2013 के दंगों का असर धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ, तो 2014 में जो सफलता मिली थी वो 2019 में घट गई। इसके अलावा मतलब एक तो वो, और दूसरा ये कि इनकी सरकार का जो इनके वायदे थे, उन वायदों को जो ये पूरा नहीं कर पाए, उससे भी लगातार घटे। लेकिन तब तक ये क्या करते हैं कि एक मुद्दे से पहले विकास पर लड़े, उससे पहले मतलब राम मंदिर था, अब देखिए ज्ञान वापी आ गया है, अब मस्जिद के तहखाने में मूर्ति मिल गई है। और जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, जिसको विपक्षी दल और बहुत सारे बुद्धिजीवी गोदी मीडिया कहते हैं, उसने भी उस जगह के हाइप क्रिएट करना शुरू कर दिया। रोजाना हर थोड़ी देर में उनका बुलेटिन आता है, अब त्रिशूल मिल गया है, अब मूर्ति मिल गई है। अब देखिए एएसआई का सर्वे चल रहा है, और ये सर्वे कायदे से गोपनीय होना चाहिए, और क्या मिला क्या नहीं मिला ये सारी चीजें उन्हें अपने रिपोर्ट में देनी चाहिए। वो रिपोर्ट में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो गया है। तो ये जो हवा है राम मंदिर के बाद, वो ज्ञानवापी मस्जिद उनका 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। यानी कि वो धर्म की राजनीति पर, सांप्रदायिकता की राजनीति पर ही 2024 में जाने वाले हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। भले ही हम ये कहते रहे कि हम विश्व में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं, और देखिए ये होना ही था। मोदी जी नहीं होते, कोई भी होता तो ये होना था। लेकिन उससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरी जेब में छेद हो गया है और उस छेद में मेरे से लगातार उसका वो छेद बढ़ रहा है, मैं अपना किचन का सामान लाने में अक्षम हूं, मेरे घर के लोग, मेरे आसपास के लोग बेरोजगार हैं, मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं या पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये सारी चीजें हैं। इन जो मुद्दे हैं आम जीवन के, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनमें ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए अब क्या हो रहा है, अब वो ट्रायल 24 से पहले इसी तरह की कुछ कलाबाजियां होंगी। और जैसे नूह में, हरियाणा में अभी पिछले दिनों आपने ट्रेलर देखा, ज्ञानवापी है, तो पूरा माहौल जो है वो सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द उसका एक जाला बुना जाएगा, और ये जाला उन्हें वो बैतरणी पार करा पाता है, उन्हें वो स्वर्ग सरीखी सत्ता की कुर्सी पर ले जा पाता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन कोई भी खिलाड़ी हारने के लिए नहीं खेलता, वो जीतने के लिए खेलता है, चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। जी जी कार्यक्रम में तुम आते हैं, और सुनील जी से मैं जो पूरा विषय था हमारा, उस पर एक पूरी टिप्पणी चाहूंगा कि राहुल गांधी की जो सदस्यता बहाल हो गई है, और जो बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी की रणनीति की बात करें, वह लगातार यह दावा करते हैं कि मोदी के सामने कोई नहीं है, और उसके पश्चात भी जो विपक्ष के तमाम नेता हैं उनके प्रति इनका जो रवैया राजनीतिक तौर पर वह दर्शाता है। और खासतौर से जिस तरह से जब विपक्षी दलों को जो बंगलोर में बैठक होती है, उसमें INDIA इंडिया नाम दिया गया विपक्षी गठबंधन को, उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार उस इनाम पर लगातार एक राजनीतिक तौर पर हमला वह कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि ये भ्रष्ट नेताओं की जमाव है पूरा सारा, और इस तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं पूरे उस शब्द की। आपको क्या लगता है, ये वास्तव में दबाव महसूस कर रहे हैं विपक्षी सत्ताधारी जो नेता हैं, और खासतौर से प्रधानमंत्री? क्या लगता है आपको? नहीं, ये विपक्षी दलों के गठबंधन हो जाने से ही सरकार दबाव में है। सरकार ने वो सभी प्रयास किए कि विपक्षी दल एक न होने पावे, उनके खिलाफ जांच की गई, उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़े, विपक्षी दलों पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, ये बेईमान है, भ्रष्ट हैं, सत्ता शासन का दुरुपयोग किया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। किसी के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई, लेकिन खूब आरोप लगे। यानी विपक्ष को खारिज करने, उन पे दबाव बनाने और उनको एक साथ न आने देने के लिए जितने भी तरह के हथकंडे हो सकते थे, सभी हथकंडे अपनाए गए। वो सभी हथकंडे फेल कर गए। आज स्थिति यह है कि 24 दल एक साथ खड़े हो गए, और वो 24 ऐसे दल हैं जिनकी 11 राज्यों में सरकार है। ये ऐसे दल हैं जिनकी लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थिति है। ये ऐसे दल हैं जो हमेशा लगातार चुनाव लड़ते रहे वो,
38-36 दलों में शामिल नहीं है, जिसमें से 24 दल ऐसे हैं जिनका कहीं प्रतिनिधित्व नहीं है, जो चुनाव भी लड़ते नजर नहीं आए। लेकिन इनमें तो 11 राज्यों में इनकी सरकार है, यानी गोया कि ऐसे राजनीतिक दल इंडिया दल समूह में शामिल हुए सरकार के खिलाफ, जिनके पास जन समर्थन है, जिनके पास सरकारें हैं, जिनके पास जनादेश है और जिनकी जनता में उपस्थिति है। यह बेचैनी है सत्तारूढ़ दल के लिए। एक नंबर 2 कि इस जो विपक्षी दल है, इंडिया दल समूह है, इन्होंने सरकार के खिलाफ लगातार एक मुहिम चला रखी है। वह मुहिम ऐसी मुहिम है जो जनता के द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं उन पे आधारित है, जैसे भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, लोगों के बीच में बढ़ती हुई आर्थिक खाई का विषय, बढ़ती हुई महंगी होती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, लचर होती हुई शिक्षा व्यवस्था, खराब होती हुई अर्थव्यवस्था। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लोगों ने उठाया अपने बीच से, और इन्हीं मुद्दों को सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने उठाना शुरू कर दिया। इन मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों ने अपनी विश्वसनीयता भी कायम की। राहुल गांधी उसके बड़े चेहरा बने और विपक्षी दलों ने जहां कहीं भी जो सभाएं की उसको सफलता मिली। खासतौर से राहुल गांधी की जो सभाएं थी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई हो, चाहे बाद के दौरान हुई हो, और जो विपक्षी दलों की की बैठकें थी, चाहे वो पटना में हुई हो, चाहे बेंगलोर में हुई हो, चाहे आने वाले दिनों में वो मुंबई में होने वाली है, इस सभी राजनीतिक प्रयास जो थे वो सफल दिखाई पड़े। लोगों को भी इनसे लगा कि एक ऐसी कोशिश है कि सरकार के खिलाफ एक वैकल्पिक और प्रभावी राजनीतिक पहल की जाए, और इसको जनता का भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ा। अगर सोशल मीडिया को भी देखा जाए, चाहे अन्य सर्वेक्षण के जो परिणाम सामने आए हैं उनको भी देखा जाए, तो जो सरकार की लोकप्रियता कम होती जा रही है। लोकप्रियता कम होने के कारण है कि जो सरकार के वायदे थे वो पूरे नहीं हुए, जो सरकार ने जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे उनके अनदेखी, लगातार अनदेखी की। महंगाई या सरकार के लिए कोई विषय नहीं है। क्या और आप अगर 200 रुपए का टमाटर बिक रहा है और उस 200 रुपए का 150 रुपया किसानों को मिले, तभी बात समझ में आती है। वो भी नहीं हो रहा है, उसको या तो बिचौलिए खा रहे हैं, या जो भंडारण करने वाले लोग हैं वो खा रहे हैं, या सरकार की नीतियों की विफलता है ये। तो एक अलग तरह का इस सरकार के खिलाफ माहौल बना, और उस माहौल को इस जनता दल समूह ने और ताकत दी, और यह जो स्थिति बनी कि जो दलों की एकता बढ़ती चली गई, और उसने सरकार के सामने चुनौती खड़ा कर दी। इसी बीच ये मणिपुर का मुद्दा आ गया। मणिपुर के मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो लापरवाही दिखाई पड़ी, उसको जनता ने गंभीरता से लिया। अब सवाल केवल यह है कि सरकार किनको संबोधित करना चाहती है, उन लोगों को जो उनके अंधभक्त हैं, या उन लोगों को जो इस देश का सामान्य नागरिक है। अगर आप इस देश के सामान्य नागरिकों को संबोधित करना चाहते हैं, तो जनता की जो समस्याएं हैं उनके समाधान आपको खोजना ही पड़ेगा, और अगर आप उसका समाधान नहीं खोजते तो मुझे नहीं लगता कि सामान्य नागरिक आप इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट हो पाएगा। और लोगों के बीच के में जो सरकार की के प्रति जो संतोष है, उन्हीं मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता इंडिया दल समूह जो है वो सरकार के ऊपर लगातार हमलावर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने सरकार के खिलाफ इस मुहिम को और ताकत दे दी है। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी कि इन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया, उन्होंने गैर वाजिब शब्दों का प्रयोग किया, यानी कि जो मूल मुद्दा था उससे भटकाने की जो कोशिश की गई। और ये तमाम जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि यह सरकार की बेचैनी है, और यह सरकार की बेचैनी राजनीतिक रूप से आगे आने वाले दिनों में आपको इसका डिविडेंड भी विपक्षी दलों को मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अब आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, चाहे छत्तीसगढ़, चाहे राजस्थान, अभी तक कोई भी ऐसा सर्वेक्षण नहीं आया जिस सर्वेक्षण में आप ये कह सकते हो कि जो कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर उनके खिलाफ कोई प्रभावी एंटी इनकम्बेंसी है, या उस कांग्रेस की सरकारें हार रही है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है। आप 5 साल में कोई मुद्दा बता दीजिए जिसको लेकर के उसने कोई सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया हो, कोई सरकार के खिलाफ वो आक्रामक रही हो, कोई राजनीतिक प्रभावी मुहिम चला लिया हो, कुछ नहीं आपको दिखाई पड़ता। राजस्थान क्या आप देख लीजिए, राजस्थान की स्थिति क्या कि पिछले 5 साल में जितने उपचुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव में हारी है। वहां गोया कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं बना पाई। तो अब जबकि सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया दल समूह ने तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचने की जो कोशिश की, इसका एक राजनीतिक असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अब वो कितना चुनाव पे परिणाम में बदलेगा, क्या नहीं होगा, आने वाला दिन बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि सरकार को इस अभियान ने बैकफुट पे डाला है। जी बिल्कुल ठीक कहा
आपने कि राजनीतिक तौर पर कहीं न कहीं जो बीजेपी है, सत्ताधारी दल है, कहीं ना दबाव महसूस कर रहे हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं निकल के, जिस तरह से वो विपक्ष का जो हम एकजुट होना है, उसने भी राजनीतिक तौर पर बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं और लगातार वैसे ये विपक्षी गठबंधन की कहीं न कहीं लगातार आलोचना कर रहे हैं। और इन शब्दों से आज की चर्चा को विराम भी देता हूँ। जिस तरह से पूरे विषय की सुनील जी ने, हिमांशु जी ने, हरिशंकर जोशी जी ने, पुष्पेंद्र शर्मा जी ने और साथ ही धनंजय जी भी हमारे साथ कुछ समय के लिए जुड़े थे, उन्होंने जिस तरह से पूरे विषय की व्याख्या की, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, और क्योंकि विषय बड़ा सारगर्भित है, बड़ा विषय है और राजनीतिक तौर पर भारत की राजनीति में यह विषय बड़ी महत्ता रखता है, उसका निश्चित प्रभाव भी हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। और मैं पुनः अपने सभी शिष्ट अतिथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आप सभी से भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।